नमस्कार दोस्तों, अनुभूति चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के नए लगे हुए टॉपिक महिला एवं बाल अपराध और उनसे संबंधित समस्याएं। उनके पहले की वीडियो आपको मिल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हों तो एक बार उनको देख लें। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका अगला वीडियो आज हम लेके आए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे दहेज निषेध अधिनियम 1961। तो दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। इस लॉकडाउन के समय में विद्यार्थी कहीं पढ़ने नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनको इसके माध्यम से इसका लाभ मिल सके और अपने तैयारी को संपूर्णता दे सके। तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961, जिसका इंग्लिश अनुवाद है डोवेरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। डोवेरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ दोस्तों? 1 जुलाई 1961 को। याद रखने वाली बात यह है। अब इसमें सबसे पहले परिभाषा की बात आती है कि दहेज की परिभाषा क्या है। दहेज की परिभाषा क्या है? दहेज का अर्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। दहेज का अर्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, सुरक्षा या उसे देने की सहमति से है। दहेज की परिभाषा में दहेज का क्या अर्थ दिया गया है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, सुरक्षा या उसे देने की सहमति से है। दहेज की 3 स्थिति है। दहेज की पहली स्थिति है विवाह से पूर्व दिया गया दहेज। दूसरी स्थिति है विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला दहेज। और तीसरी स्थिति है विवाह के बाद दिया जाने वाला दहेज। विवाह के बाद दिया जाने वाला दहेज क्या दंड है, यानी क्या दंड योग्य है। दंड किस किस बात का दिया जा सकता है या सज़ा किस किस बात की दी जा सकती है। इसके लिए दहेज देना दंड योग्य है, दहेज लेना दंड योग्य है, दहेज लेने देने के लिए उकसाना दंड योग्य है, और वधू के माता या पिता या अभिभावकों से सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज की मांग करना। दहेज देना, लेना या दहेज लेने देने के लिए उकसाना, या वधू के माता पिता या अभिभावकों से सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज की मांग करना दंड योग्य है। ये चीज़ें दंड योग्य है। अब अधिनियम की मुख्य धाराएं। अधिनियम छोटा सा अधिनियम है, इसकी जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं उसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। धारा 2 परिभाषा दी गई है। परिभाषा अपने ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि दहेज की परिभाषा क्या दी गई है, वो धारा 2 में दी गई है। धारा 2 दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धाराएं के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये धाराएं भारतीय दंड संहिता की नहीं है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा है। धारा 2 में परिभाषा दी गई है। धारा 3 की बात करते हैं तो धारा 3 में दहेज लेने या देने वाले को कम से कम 5 साल की सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। दहेज लेने या देने वाले को कम से कम 5 साल की सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। तो ये धारा 3 में दिया गया है। इसमें एक बात ये बताई गई है कि शादी के समय वर और वधू को मिले उपहार दहेज की परिभाषा से बाहर होंगे। जब शादी के समय वर या वधू को जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो दहेज की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। इस एक्ट की धारा 4 कहती है कि दहेज की मांग करने पर, जो दहेज की डिमांड करता है, डिमांड करने पर 6 माह से 2 वर्ष तक सज़ा व 1,000 रुपये जुर्माना है। 6 माह से 2 वर्ष तक सज़ा और 1,000 रुपये तक जुर्माना है। तो धारा 2 पढ़े आए, धारा 3 पढ़े आए। धारा 4 के अंतर्गत ये है। और धारा 4A, धारा 4 में के प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा पुत्र पुत्री की शादी के बदले में व्यवसाय या संपत्ति के हिस्से का प्रस्ताव भी दहेज में आता है। 6 माह से 5 साल की सज़ा। इसमें 6 माह से लेकर 5 साल की सज़ा है, 15,000 रुपये जुर्माना है। 4A में कि न्यूज़पेपर में दे दिया या कोई प्रकाश के माध्यम से कह दिया कि हमारे पुत्र या पुत्री शादी करेगा तो उसको संपत्ति का इतना हिस्सा देंगे या ये चीज़ देंगे, बदले में ये चीज़ देंगे, तो ये चीज़ें अपराध की श्रेणी में आती है। धारा 4A में दंडनीय अपराध है। 6 माह से 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। धारा 6, धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 कहती है दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए होना। इसका आशय क्या है दोस्तों? इसका आशय ये है कि जो दहेज है, जब दहेज मानो कि अगर नाबालिग है या किसी जो मध्यवर्ती व्यक्ति है उसको दिया गया, तो उसका यह कर्तव्य बनता है कि वो सारी की सारी संपत्ति पत्नी को देगा और पत्नी को देगा। सारी संपत्ति जिसका दहेज है उसको दिया जाएगा। अगर उसकी किसी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है उससे पहले, तो जो उसके वारिस हैं, उसके बच्चे हैं या उसके जो भी वारिस हैं, उसको वो दहेज का जो सामान राशि जो भी कुछ गिफ्टेड है
या दहेज है वो उसको प्राप्त होगा। तो इसका आशय ये हुआ कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए होना जो है वो दहेज किसके लिए होगा, किसी अगर मध्यवर्ती व्यक्ति ने प्राप्त किया है तो वो उसका जो है वो या तो दहेज पत्नी को प्राप्त होगा, या पत्नी की किसी परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है तो वो उसके वारिसों को प्राप्त होगा, धारा 6 कहती है। अब धारा 8A सबूत का भार, प्रूफ और बर्डन। सबूत का भार, सबूत का भार क्या चीज़ होती है दोस्तों? सबूत का भार ये एविडेंस एक्ट के तहत परिभाषा है इसकी। सबूत का भार, सबूत का भार होता है कि अगर किसी पे आरोप लगाया गया है तो आरोप लगाने वाली संस्था का कर्तव्य होता है कि वो इस चीज़ को प्रूव करे कि इस पे यह आरोप सही है। लेकिन इसमें इसके बजाय उल्टा है, आरोप अगर महिला के द्वारा दहेज का आरोप लगाया जाता है तो ये आरोप सत्य नहीं है। ये जो दायित्व है ये आरोपी व्यक्ति पर डाले गए हैं, जिस पे आरोप लगा है वो ये सिद्ध करेगा कि मेरे खिलाफ लगे हुए आरोप सत्य नहीं है। तो ये एक्ट की धाराएं हैं, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के एक्ट की धाराएं हैं। धारा 2 में परिभाषा पढ़ी, धारा 3 पढ़ी, धारा 4, धारा 4A पढ़ी, धारा 6 पढ़ी, और धारा 8A में क्या दिया गया ये पढ़ी। इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी धारा में क्या है, या सजा का प्रावधान कितना है, जुर्माने का प्रावधान कितना है, या किसके अंदर क्या चीज़ दी गई है। तो दोस्तों ढंग से इस चीज़ों को याद कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और समाज में ये एक जो दहेज की बुराई है जिसके आधार पे समाज में उस समय भी अपराध होते थे, अब भी इसे सम्मिलित अपराध जारी है। महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। तो अपने युवाओं की और पूरे समाज की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रथा का सामूहिक रूप से विरोध किया जाना चाहिए और इस प्रथा के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया भी जाना चाहिए। तो दोस्तों दहेज प्रताड़ना संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराएं क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता की धाराएं इसके संबंध में क्या कहती है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा सबसे पहले आती है धारा 498 के। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A या 498 के भारतीय दंड संहिता की धाराएं दोस्तों आईपीसी की धाराएं पढ़ रहे हैं। इसके अनुसार किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा किसी प्रकार की क्रूरता की जाती है। क्या इस धारा में कि किसी स्त्री के पति या पति का कोई नातेदार द्वारा किसी प्रकार की क्रूरता की जाती है, क्रूरल्टी की जाती है, तो उसके लिए 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है 498 के या 498A में 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोई भी जैसे मारपीट के घर में मारपीट हो, महिला के साथ इस प्रकार की क्रूरता की जाती है तो जनरली जो थाने में मुकदमे दर्ज होते हैं 498 के में क्रूरता संबंधित मुकदमे दर्ज होते हैं, इसमें 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों आती है धारा 304B। धारा 304B या धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता की धारा दहेज हत्या या दहेज मृत्यु से संबंधित है। किसी स्त्री की विवाह के दिनांक से 7 वर्ष तक किसी अज्ञात कारण से मृत्यु हुई हो तो उसके अभिभावक द्वारा अगर आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो इस धारा में मुकदमा दर्ज होगा। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। तो दोस्तों याद रखना है दहेज हत्या का मामला 304B में दर्ज होता है, 304 ख में दर्ज होता है। इसमें समय सीमा कितनी है? इसमें विवाह से लेकर 7 वर्ष तक की है। अगर अज्ञात कारणों से मृत्यु होती है तो अभिभावक द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो इस धारा में मुकदमा दर्ज होगा और इसमें सजा आजीवन कारावास तक है। इसके बाद आती है धारा 406। धारा 406 भारतीय दंड संहिता की धारा 406 स्त्री के स्त्रीधन वापस देने से मना किया जाता है। अगर स्त्री को उसके अभिभावक या माता पिता से स्त्रीधन मिला है और उसका जो पति पक्ष है वो उसकी राशि को या स्त्रीधन को वापस देने से मना करते हैं तो उस पर धारा 406 का अपराध बनता है। धारा 406 के अपराध करने पर 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। तो इस प्रकार दोस्तों अपने भारतीय दंड संहिता की 3 धाराएं पढ़ी, 498A पढ़ी है, 304B पढ़ी है और 406 पढ़ी है, और इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम 1961 पढ़ा है। आगे भी हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाएं और अपनी तैयारी को लगातार संपूर्ण रूप देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।